हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा था कि जल्द ही मैं हाई स्कूल के सिलेबस को ले करके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्लास बेसिक नॉलेज से लेकर के लिटरेचर, ग्रामर या जितने भी सिलेबस यूपी बोर्ड में आते हैं या यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम पूरा अंग्रेजी का दायरा कवर करेंगे। और मैं आज हाई स्कूल का ये पहला भी क्लास जो कि यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार सर्वप्रथम आप लोगों को समझाऊंगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, एग्जाम सिलेबस क्लास 10th। जी हाँ, ये क्लास 10th का आज हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। क्यों सिलेबस पे मैं पहले चर्चा करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हम कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक उचित स्ट्रेटजी या रणनीति बनानी चाहिए। यदि रणनीति अच्छी है तो रिजल्ट बहुत ही सुखद और सुखमय होगा। अन्यथा पूरा किताब पढ़ने के बावजूद, प्रश्न तैयार करने के बावजूद भी हम औसतन मार्क ला पाते हैं और संतोषजनक नंबर से हमको संतोष होना पड़ता है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। Dear student, as you know that I wrote here, the syllabus has been divided into 2 sections by the board। जी हाँ, हाई स्कूल का जो इंग्लिश का पेपर होता है, अगर वो देखा जाए तो एक पेपर कुल 70 मार्क्स के होते हैं। कुल कितने? 70। और ये 70 को 2 सेक्शन में बांटा गया है। कितने सेक्शन में? 2 सेक्शन में। अब देखिए, ईच सेक्शन कंटेन्स 25 मार्क्स इन द एग्जाम्स। जी हाँ, 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन में प्रत्येक जो सेक्शन होते हैं उनमें 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन ए की तो उसमें भी 35 मार्क्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। हम बात करें सेक्शन बी की तो उसमें भी 35 मार्क। ये दोनों अगर मिलाते हैं तो ये आपका बनता है 70 मार्क्स। और इस पेपर की अवधि अगर देखा जाए 3 घंटे 15 मिनट के होते हैं। और ये आपका जो होगा वह इंग्लिश, यहाँ चर्चा करते हैं। 2 सेक्शन में हमने बांट दिया है। फिर यहाँ देखिए लिखा है देयर आर 3 पार्ट ऑफ सेक्शन ए। हम पहले चर्चा करेंगे सेक्शन ए की, क्योंकि सेक्शन ए हमारे इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है। और सेक्शन अगर बी देखा जाए तो पूरा ग्रामर है। तो हम पहले चर्चा करेंगे सेक्शन ए की, फिर चर्चा करेंगे सेक्शन बी की। चलिए इसके बारे में देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको 3 भागों में डिवाइड अगर कर दिया गया है तो अप्रोच पहला, जिसमें 16 नंबर के पूछे थे प्रश्न परीक्षा में, और पोएट्री में 7 नंबर के होते हैं, और सप्लीमेंट्री रीडर में कुछ कुल 12 नंबर होते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ओवरऑल ये आपके 35 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क होते हैं? 35। चलिए हम थोड़ा प्रोज की चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। प्रोज में कुल आपके 6 पार्ट होंगे। ठीक है, कितने पार्ट होंगे? 6 पार्ट। पहला पार्ट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन बोर्ड पे आपके सामने, पहला पार्ट है द एन्चेंटेड पोल। दूसरा है ए लेटर टू गॉड। तीसरा है द गंगा। चौथा है सॉक्रेटिस। 5वां है टॉर्च बेयरर्स। और लास्ट देख रहे हैं आप आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ये कुल 6, और इससे हमको मिलेंगे कुल कितने? 16 मार्क्स। अगर हम इस मार्क्स की बात करें तो पैसेज, प्रश्न उत्तर, इन सब से मिला करके अगर पैसेज पूछता है, पैसेज 4 नंबर के होंगे, प्रश्न उत्तर
2 प्रश्न लिख रहेंगे 4, लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे वो 1 प्रश्न उत्तर लिखना रहेगा 4, और ये 4 नंबर का एक मैचिंग देता है। इसके बारे में हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम चर्चा कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री में विद्यार्थियों कुल 4 लेसन है। कुल कितना है? कुल 4 पाठ आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द फाउंटेन। दूसरा द साल्म ऑफ लाइफ। तीसरा द विलेज सॉन्ग। चौथा द नेशन बिल्डर्स। तो ये 4 हैं। तो पोइट्री का दायरा थोड़ा छोटा है। पोइट्री का दायरा थोड़ा छोटा है। तो मैं कहूँ तो हम आज जो अपने क्लास को लेके चलेंगे तो सर्वप्रथम हम पोइट्री से ही शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? पोइट्री से। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सप्लीमेंट्री रीडर। क्या है? सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में हम लोग को कुल 3 पार्ट यानी कुल 3 लेसन्स वी आर टू डू। पहला है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। बहुत ही अच्छी है ये कहानी, इसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तीसरा है द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। कुल ये अंग्रेजी के सेक्शन 1 के दायरे हैं जिसको हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। चलिए समय को बचाते हुए हम सीधे आज के अपने पहले क्लास के लेक्चर पे आते हैं, जो कि चलिए मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं अपने। चलिए देखते हैं जो शुरू के। दिस इज द फर्स्ट 4th स्टैंजा ऑफ द पोएम नेम्ड इज द फाउंटेन। अगर पोइट्री किताब के पहले ही पाठ के पोएम का नाम जाने तो फाउंटेन या शुरू के उसके 4 स्टैंजा हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। तो एक बार हम इसको साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, दोहराएंगे। इससे क्या होता है कि सर्वप्रथम आप जब भी कोई वीडियो देखें तो हेडफोन को कान में लगाएं और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपके सामने दिख रहे रेड बटन को दबाइए, उसके बाद घंटी बजाइए, ताकि जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूं यानी नया क्लास लूं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे और आप उसे देख सकें और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, leaping and flashing from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never वेरी। ये 4 लाइन है। अगले 4 लाइन आपकी स्क्रीन पे रहे। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल seeming best, upward or downward, motion thy rest, full of a nature nothing can tame, changed every moment, ever the same, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. Glorious fountain, let my heart be, fresh, changeful, constant, upward like thee. तो विद्यार्थियों इसको आप खुद पढ़ें, बार बार पढ़ें। इसको आप खुद पढ़ें और बार बार पढ़ें ताकि आपको ये याद हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस लेसन का नाम और इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं आज के पहले स्टैंजा की। हम कुल देखा जाए तो 8 स्टैंजा हैं। हम शुरू के 2-2 स्टैंजा कर करके पढ़ते रहेंगे ताकि समय भी कम रहे और हम पूरा पढ़ भी लें।
तो चलिए, अगर देखा जाए तो शुरू के पहले आपके सामने ही रहे स्क्रीन पे इनटू द सनशाइन। देखिए, मैं यहाँ पहले दिखा दूँ आपको कि मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। इसमें आपको थोड़ा हम समझाएंगे, तब आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको एक बार और आप पढ़ लीजिए। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट leaping and flashing from morn till night। जी हाँ, अब चलिए आइए जो मैं लिखा हुआ उसको समझाएं। विद्यार्थियों, अगर इसकी बात करें तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको करना चाह रहे हैं। इसको अगर देखा जाए तो राइम बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइम बोर्ड। क्या बोलते हैं? राइम बोर्ड। चलिए, हम यहाँ पर सनशाइन का मतलब आपको तो पता ही होगा। सनशाइन का मतलब होता है धूप या सूर्य का प्रकाश। ठीक, इसमें अगर देखा जाए फुल ऑफ द लाइट, ये भी आप जाते हैं। लीपिंग, अगर लीपिंग की बात करें, इसका मतलब होता है उछलना। फुदकना भी कर सकते हैं। ठीक, फ्लैश, आपके मोबाइल में भी फ्लैश दिया हुआ है, तो इससे तो इसका अर्थ स्पष्ट ही हो रहा है। फ्लैश का मतलब होता है चमकदार या भरपूर रोशनी या चमकना बोलते हैं। यहाँ जो मौन दिया हुआ है, मौन, तो मौन की बात करें तो ये है मॉर्निंग। यहाँ मौन का मतलब मॉर्निंग, और मॉर्निंग को आप जानते ही हम बोलते हैं सुबह। नाइट, नाइट जानते हैं। टिल, टिल का मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। चलिए, हम इसके एक्सप्लेनेशन को अब आपको समझाते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? इस फवारे की। तो सूर्य के प्रकाश में क्या? तो लेसन का नाम तो है फवारा, तो हम इसको वहां से लेंगे ही लेंगे। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में पूरी रोशनी के साथ, यानी पूरी रोशनी से भरे हुए या फवारा, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए, कूदते हुए, चमकते हुए चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग या मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर के रात तक, सुबह से लेकर के रात तक यह सूर्य के प्रकाश में उछलता हुआ, फुदकता हुआ, चमकता हुआ यह फवारा निरंतर चलता रहता है। समझ में आया विद्यार्थियों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आपको अगर सर्वप्रथम प्रश्न जो बनता है वो बता दें। एक प्रश्न तो कोई भी स्टैंजा देगा, उससे तो एक प्रश्न निश्चित आएगा। उस प्रश्न का नाम क्या हो सकता है? हम ये कह सकते हैं, वो पूछता है टाइटल ऑफ द पोएम विद द एबव स्टैंजा has been taken and write the name of the poet। ये क्वेश्चन किसी भी स्टैंजा को अगर एग्जाम में देता है तो ये क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि आपको जो स्टैंजा दिया हुआ है, मान लीजिए सामने आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, तो यह देगा। तो इसमें से पहले पूछ लेगा टाइटल। टाइटल मतलब पाठ का नाम, तो आप लिखेंगे द फाउंटेन। क्या लिखेंगे? द फाउंटेन। फिर उसके बाद पोएट का नाम पूछ लेता है, तो पोएट आप लिखेंगे जेम्स रूसेल लॉवेल। क्या लिखेंगे? जेम्स रूसेल लॉवेल। अगर हम बात करें प्रश्नों की, तो प्रश्न की हम चर्चा पहले कर ही लें आज। उसके बाद जो दूसरा स्टैंजा उस पर चलते हैं। अगर पूछता है गिव द टाइटल ऑफ द पोएम विच द एबव नोटेड लाइन्स has been selected, so you are to write, dear student, the title of the poem is The Fountain। Yes, mind it। अगर नाम, पोएट का नाम नहीं पूछा है तो आपको पोएट के नाम लिखने की कोई जरूरत
नहीं है। तो अगर ये पूछा हुआ है, अगर ऐसे पूछ रहे गिव द टाइटल ऑफ द पोएम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन सेलेक्टेड एंड हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, तो आपको लिखना होगा द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन एंड द राइटर इज जेम्स रूसोल लॉवेल। लिखने की बात हम कर लें। अगर आप लिखते हैं तो लिखते समय बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम लिखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक प्रश्न पूछ ले टाइटल ऑफ द पोएम, हु द राइटर ऑफ द पोएम, तो आप लिखेंगे द टाइटल ऑफ द पोएम इज कामा करें। देखिए यहाँ का जो पहला कोई वर्ड अगर लेसन का नाम है तो उसका पहला जो लेटर है दोनों का हमेशा कैपिटल लिखेंगे। द फाउंटेन, द फाउंटेन एंड द नेम ऑफ द पोएट इज। अब यहाँ देखिए ये नाम ये नाम ये नाम जितने भी यहाँ वर्ड दिए हुए हैं उसके पहले लेटर्स को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, यानी अपर लेटर में लिखेंगे। तो हो जाएगा जेम्स रूसोल लॉवेल। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपके 2 नंबर कन्फर्म है। टाइटल होना चाहिए, लिखने का जो टाइटल होता है वो पता होना चाहिए, उसी पे नंबर लिखेंगे। नहीं तो रेस में तो सब कोई दौड़ है, सब कोई दौड़ है। नंबर उन्हीं को मिलता है जिनके पास टाइटल होता है, जिनके पास लिखने का सलीका होता है। दायरा तो कवर हम करवाएंगे ही, लेकिन जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप ध्यान देंगे। चलिए अगला, एक तो प्रश्न पूछ लेता है, दूसरा कोई भी प्रश्न इससे बना सकता है, पूछ सकता है पॉइंट ऑफ द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है, जैसे भी हम चर्चा किए थे, अगर आप देखिए एक बार और स्क्रीन पे जो लिखा हुआ इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, तो सनशाइन लास्ट वर्ड है सनशाइन। लास्ट वर्ड क्या है विद्यार्थियों? सनशाइन। और उसके बाद देखिए फुल ऑफ द लाइट, यहाँ देखिए लाइट। फिर तीसरे लाइन में अगर देखा जाए, इस लाइन में तीसरे लाइन में, तो तीसरे लाइन में दिया हुआ है फ्लैशिंग। क्या दिया हुआ? फ्लैशिंग। अब यहाँ देखिए सनशाइन, अगर देखा जाए तो साइन, साइन आ रहा है। और यहाँ अगर देखा जाए, चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को समझने के लिए, यहाँ सनशाइन, सनशाइन। और यहाँ देखा जाए फ्लैशिंग, अगर देखा जाए लास्ट वर्ड शिंग, फ्लैशिंग। और इसमें अगर देखा जाए लाइट, इट। लास्ट वाले में देखिए जो लास्ट पैसेज, इस पैसेज का जो लास्ट लाइन है वहाँ लिखा हुआ है नाइट। क्या लिखा हुआ है? नाइट। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ आ गया इट। ए और ए आपके देखिए मिल रहे हैं। इसका जो शब्द है, इसके प्रोनाउंसिएशन, हमने क्या बोला? प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिनट। तो राइमिंग वर्ड हम लिख सकते हैं। तो अगर उत्तर हमको लिखना हो, राइमिंग वर्ड पूछ ले, तो द राइमिंग वर्ड्स आर light and night, in the stanza। ये आपसे पूछ लेगा। जी हाँ, आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
धीरे धीरे भी तो हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हम कभी कभी इसके प्रश्नों को भी लेकर के क्लास में हम लोग बैठेंगे और उसको विधिपूर्वक हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो देखते हैं अगला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्यारे बच्चों पढ़िए पढ़िए। जी हाँ जी हाँ, देखिए क्या है, बहुत सुंदर। यस, आपको पढ़ना सीखना है। इनटू द मूनलाइट whiter than snow, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। जी हाँ, into the, अब फवारे की तुलना करते हुए कवि जेम्स रूसो लॉवेल जी यानी कवि महोदय कहना चाहते हैं। अभी तक तो उन्होंने प्रकाश में इसकी खासियत, इसके गुणों का बखान किया। अब इंटू द मूनलाइट यानी चांद की रोशनी में, चांद के प्रकाश में, यानी चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो। वाइटर का मतलब होता है, वाइटर का मतलब होता है वाइट यानी सफेद। चलिए हम उसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वर्ड। वाइटर, अगर हम वाइटर की बात करें इसका मतलब होता है वाइट, जिसको हम बोलते हैं सफेद। सफेद क्या बोलते हैं, सफेद। क्या बोलते हैं, सफेद। अगला देखा जाए तो दिया हुआ है स्नो। आप लोग तो इससे बहुत परिचित होंगे, जिसको हम बोलते हैं बर्फ। क्या बोलते हैं, बर्फ यानी आइस। क्या बोलते हैं, बर्फ। वेब, वेब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आजकल डिजिटल जमाने में सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। वेब हाथ हिलाना बोलता है, लेकिन वेव माने होता है मूव करना। क्या होता है, मूव करना यानी हिलना, हिलना डुलना। ठीक है, क्या होता है, हिलना डुलना। उसका फ्लावर मतलब आप जानते हैं फूल, पुष्प। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, विंड मतलब हवा, ब्लो माने होता है हवा का चलना या बहना, जिसको बोलते हैं ब्लो, हवा का चलना। ठीक, ये इतने हैं। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके कुछ एक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। जी हाँ, यानी चांदनी रात में ये फवारा जो होता है बर्फ से भी अधिक, चांदनी रात में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है, प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, अर्थात जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो है पुष्प की भांति, पुष्प की भांति हिलता है, पुष्प के बाद हिलता है। अब फाउंटेन है क्या, इसका समझ में आया बच्चों? चलिए आप बताइए। इनटू द मूनलाइट, यस बोलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इनटू द मूनलाइट, हाँ चांदनी रात में या चांदनी सॉरी चांद की रोशनी में। वाइटर देन द स्नो, देन स्नो, यस यानी बर्फ से भी अधिक सफेद। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। वेविंग शो फ्लावर लाइक, वेविंग शो फ्लावर लाइक, यस व्हेन द विंड्स ब्लो। जी हाँ, ठीक है, मजा आ रहा है। यानी जब हवा चलती है तो यह पुष्प की तरह हिलता रहता है। अब हम एक तो आप तक तो इसमें भी टाइटल पूछता है, अगर ये स्टैंजा दे देगा टाइटल पूछेगा तो टाइटल तो आपको तो पता चल गया कैसे लिखना है। जी हाँ, द टाइटल ऑफ द पोएम द फाउंटेन एंड द पोएट इज जेम्स रूसो लॉवेल। बच्चों मुंह पे याद होना चाहिए स्पेलिंग के साथ लिखने के तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम लोगों को, हमको और आपको यहाँ मिलना था, इस स्टेज पे हम लोगों को मिलना था, और ये मिलने का बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में। आप होता है ना, तुम अगर साथ दो तो यूं ही मैं पढ़ाता रहूंगा। जी हाँ, वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे, जो नहीं समझ में आएगा फिर हमसे डिस्कस करेंगे, मैं भी करूंगा। तो अगर आप साथ दें तो पढ़ाई आने वाले समय में मजा आने वाला है। और अंग्रेजी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो पूरा दायरा हम कवर करने वाले हैं।
जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा दायरा। तो ठीक है, ये तो रही प्रश्न की बात। तो इसके लिए हम प्रश्न या स्टैंजा को लेकर के आने वाले समय में जरूर 1-2 क्लास में बैठेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो को देखें और इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं पूरे एग्ज़ाम का जितना भी दायरा है उसको ले करके मैं चलूँगा, कोई भी चीज़ छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। देखते रहिए जी फॉर ग्रामर। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।